हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। एग्ज़ाम का डेट दिया गया है 20 सितंबर। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी क्लासेस लगभग स्टार्ट हो चुकी है। फिज़िक्स रह गया था, तो आज हम शुरुआत करते हैं, हमारे फिज़िक्स की शुरुआत करते हैं एसीएफ रेंजर के लिए, राज्य वन सेवा के लिए। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका जो सिलेबस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखेंगे हम कि पिछले दो सालों में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आया है और एक्सपेक्टेड इस साल कितना क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इस साल। जैसा कि सर ने बताया था कि 22 से 25 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, किससे? फिजिक्स से। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है बेसिकली 4 टॉपिक्स पे डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका लाइट, जिसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 to 8 क्वेश्चंस। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम 9 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा क्यों हैं वो अभी देखेंगे हम कि कौन सा टॉपिक यहाँ पे और इंक्लूड होता है। और तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है मैग्नेटिज्म, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 4 क्वेश्चंस। एंड फोर्थ इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी, 2 to 4 क्वेश्चंस। असल में ये सीक्वेंस में नहीं है, सिलेबस में आप देखेंगे तो सबसे पहले दिया गया है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे, है ना? पढ़ेंगे कैसे, ये वो सीक्वेंस है, ये हमारा सीक्वेंस है ना? तो इसको हम देखेंगे कि 7 to 8 क्वेश्चंस लाइट से आ रहे हैं। पिछले दोनों सालों में देखा गया है कि लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2016 में तो 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे टॉपिक्स को हम पहले कवर करेंगे और सेफ साइड में रहेंगे इन टॉपिक्स को ख़त्म करके। सबसे बड़ा हमारे सिलेबस में सबसे बड़ा जो सिलेबस है इन 2 टॉपिक्स का है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का है। बाकी ये 2 तो बहुत कम है। जैसे कि बोला गया कि सर ने जैसे आप लोगों को बताया है कि फिज़िक्स लगभग 40 आवर्स की क्लासेस होती है। अब चूँकि यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हैं तो 45 to 50 मिनट्स या 1 आवर्स के आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे। तो इसको हम जैसे वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो अराउंड 50 वीडियो लेक्चर्स ऑफ 45 to 1 आवर, ये रहेगा आपका 50 वीडियो लेक्चर्स का रहेगा, जिसमें हम ये चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कितने डेप्थ तक जाना है और क्या है, वो तो हम आगे चल के जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अब देखिए लाइट से जो एक्सपेक्टेड है तो 7 to 8 क्वेश्चंस आपके लाइट से एक्सपेक्टेड हैं। अब यहाँ पे 9 to 10 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला था कि बताऊंगा कि यहाँ पर क्या है, क्यों यहाँ 2 क्वेश्चन बढ़ गए। तो देखिए दोनों बार ऐसा हुआ है कि एक टॉपिक पढ़ना है हमें इलेक्ट्रिसिटी में, जो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम 3 तरह के इफेक्ट्स देखते हैं। विद्युत के प्रभाव, तो पहला जो होता है वो हमारा है ऊष्मीय प्रभाव या थर्मल इफेक्ट बोलिए। दूसरा जो है वो आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, और तीसरा जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों टॉपिक्स को, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कोरिलेट करता है। तो वैसे ही हमको देखना है, जैसे ही ये 2 टॉपिक खत्म हुए और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से स्टार्ट होता है तो वहाँ से हमको मान के चलना है कि हमारा जो तीसरा चैप्टर है मैग्नेटिज्म, वो उसकी शुरुआत हो गई है। और देखिए ये तो 2 to 4 क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मान के चलिए 2 से
3 क्वेश्चन मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। वो पता नहीं चल पाता कि इलेक्ट्रिसिटी से आया है आपका कि मैग्नेटिज्म से आया है। अब चलिए सबसे इजी वाला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। ये जो पोर्शन है ये आपका साइंस एंड टेक में भी है, ये आपका साइंस एंड टेक में भी है ये पोर्शन। जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन ये तो सर पढ़ाएंगे आप लोगों को। न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो पोर्शन है, न्यूक्लियर एनर्जी साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है आपका, तो न्यूक्लियर एनर्जी में देखिए वहां पर क्या पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक में, इसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वहां पे बेसिक कंसेप्ट जो है वो वहां पे देखेंगे। और साथ ही साथ जो जीके वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर बना है, जैसे अप्सरा के बारे में पूछ दिया था कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो ये आपके साइंस एंड टेक में कवर हो जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा डीप। हमारे जो सब्जेक्ट की डिमांड है, हमारा जो ACF का पेपर है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग हमको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। जैसे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे साइंस टेक में आप देखे होंगे कि सीधा न्यूक्लियर फ्यूजन और चेन रिएक्शन की बात होती है वहाँ पे डायरेक्टली। लेकिन हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे आपका मास डिफेक्ट एंड व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी से शुरुआत करेंगे, डीप कंसेप्ट में जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा कुछ हम इसको कवर करेंगे। और साथ ही साथ अब देखिए मेरे द्वारा आप लोगों को क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, बहुत ही जल्द ये तैयार होने वाले हैं, प्रोसेस में है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, हिंदी और आपका इंग्लिश दोनों में रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे। बट ये जो रहेगा एज अ रिफरेंस है, ये केवल और केवल रिफरेंस के लिए है। यहां से आपको क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं बता रहा हूं आपको। कुछ डेफिनेशंस जो है जो टाइम की कमी के कारण कई बार क्या होता है उसको लिखवाना पॉसिबल नहीं होता है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो डेफिनेशंस वहां से आप रिफर करेंगे। कुछ डेरिवेशंस होंगे। यहाँ पर हम वीडियो लेक्चर्स में डेरिवेशंस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम का जो नेचर है वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव नेचर है। वो आया कैसे, यदि डेरिवेशन में कोई पॉइंट है, जैसे कि आपका मिरर फॉर्मूला वाला होता है, मिरर फॉर्मूला में डाउट रहता है कि नेगेटिव u पहले लिया गया है बाद में लिया गया है, तो वो सब चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेशन में कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिया गया है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब देखिए पीडीएफ में एज अ रेफरेंस है ये, बाकी जितना है आपको क्या करना है, आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। ये जरूर करिए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये आपका क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और आप क्या करेंगे, जैसे 7 सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 के, तो रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। और कोशिश यही करूंगा, जैसे कि बोला गया है कि 3 बार एक वीडियो को आप देख सकते हैं, तो मेरी कोशिश और बाकी हमारे टीम की कोशिश यही है कि आपको ये जो भी लेक्चर्स हैं वो फर्स्ट वीडियो में ही समझ आ जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। पीडीएफ आपको क्या करना है, पीडीएफ एज अ रेफरेंस के लिए रखना है, ठीक है। उसमें से डेफिनेशंस और डेरिवेशंस जो भी होंगे, और क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, फिजिक्स मुझसे पहले से पढ़ चुके हैं या कहीं और से पढ़ चुके हैं, तो उनको मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ इसको जरूर दें, टेस्ट जरूर दें, क्योंकि टेस्ट में जो आपके जो जितने भी कंसेप्ट हैं वो उस टेस्ट से क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, तो टेस्ट जरूर देंगे। अब इतना जो था ये हमारा बात हुआ किसका, फिजिक्स का। तो जैसे कि सर ने आपको बताया था कि स्पेशली फॉर बायो एंड जो बीएससी एजी वाले होते हैं, तो फिजिक्स थोड़ा सा डरावना लगता है ना। तो यहां पर 15 क्वेश्चंस की बात की है सर ने कि 15 क्वेश्चंस तो गिरी से गिरी हालत में आप बना ही लेंगे, लेकिन मेरा टास्क यहाँ पे है कि आप लोगों को खींच के मैं ले जाऊं कहां तक, 20 क्वेश्चंस तक। कहां, 20 क्वेश्चंस तक। एंड जो इंजीनियर्स भाई है अगर वो देखे तो 20 to 25 क्वेश्चंस ये जरूर बना पाएंगे। एक आध क्वेश्चन छूट गया वो अलग बात है, ऑन एन एवरेज 23 तो जरूर बना पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम टारगेट लेके चलेंगे आज से कि हमारा जो सिलेबस है उसको हमको कवर करना है कब तक, 31 जुलाई तक। कुछ एक्सटेंड हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा आपका 5 अगस्त तक, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि 31 जुलाई तक मैं अपना जो सिलेबस है मेरा वो मैं कंप्लीट कर लूँ। तो आज से हम जो शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स की, तो देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे टारगेट 20 के हिसाब से, मतलब 20 क्वेश्चन हमको क्या करना है, 20 क्वेश्चन पाने के लिए हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे आज और अभी से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा सिलेबस उतना बड़ा तो नहीं है, ठीक है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी है उसको कवर करते करते काफ़ी समय हो जाएगा। तो शुरुआत आज ही से करते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई फिजिक्स की। अब उसके अलावा पेपर 2 में मेरे द्वारा और क्या चीज़ों पे आपको गाइडेंस दिया जाएगा, तो देखिए छोटा सा पार्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, नेचुरल डिजास्टर प्लस डेमोग्राफी वाला सेक्शन है, डेमोग्राफी वाला सेक्शन है, प्राकृतिक आपदा और जनसंख्या भूगोल वाला जो सेक्शन है वहाँ से एक्सपेक्टेड 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर, 2 to 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए। ये हार्डली 4 to 5 वीडियोस में ये मैं कवर कर दूंगा। नेचुरल डिजास्टर में हमको क्या पढ़ना है, अर्थक्वेक, भूकंप, ज्वालामुखी, और तीसरा जो है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, और इसके साथ साथ बाढ़ देखना है, थोड़ा सा लैंडस्लाइड, हल्का सा सिंपल बेसिक इसका देखना है। बाढ़ और लैंडस्लाइड का जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा ये तीनों, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। और ये तो इंडिया की डेमोग्राफी देखनी है, थोड़ा सा वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव में भी देखेंगे। उसके अलावा एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के जो करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है, ये मैं आपका कवर कराऊंगा अगस्त के लास्ट वीक में ये कवर कराऊंगा। एक्सपेक्टेड है 2 to 3 क्वेश्चंस ओवरऑल। देखें हम तो ओवरऑल दोनों को मिला के हम 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। आपका कौन सा, एनवायरनमेंट का ये छोटा सा सेक्शन है, नेचुरल डिजास्टर और डेमोग्राफी वाला सेक्शन है। उसके साथ साथ जितने भी एनवायरनमेंट के और साइंस एंड टेक के जो करंट इश्यूज है, कब से, सितंबर 2019 टू अगस्त 2020 तक के ये करंट इश्यूज, आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा मैं आपका कवर कराऊंगा। तो यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए, जैसा कि हमारा टारगेट है 90 क्वेश्चंस का, ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस में से 20 फिजिक्स से और 5 ये वाले सेक्शन से
तो ओवरऑल 25 क्वेश्चन जो है उस पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ आया होगा। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब आगे चल के आज ही से हम शुरुआत कर देते हैं इसी वीडियो से। हमारा जो टॉपिक है लाइट की शुरुआत कर देते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाइट, क्लास 6, 8, 9, 10। अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे मेंस भी दे रहे होंगे, तो मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में केवल और केवल जो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वही है हमारा सिलेबस में, और बाकी जो है ACF का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट है। तो कुछ तो हेल्प मिलेगी यहाँ से। काफ़ी सारे बच्चों का रहता है कि लाइट पढ़ रहे हैं, बार बार बहुत सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन समझिएगा बात को, हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनका हमारे एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि हम क्या देखें कि लाइट में जो है 8 to 9 क्वेश्चंस, ठीक है, तो पहले इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। लाइट बेसिकली हमारा जो सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को लाइट नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कहने का मतलब प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र असल में ये होना चाहिए। अब देखिए शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश का, लाइट की स्टडी की जाती है। अब लाइट की स्टडी 3 चीजों में की जाती है, जैसे कि पहला है उसका नेचर, लाइट का नेचर, दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज, और तीसरा इमेज फॉर्मेशन। ये बात करेंगे। प्रकाश की प्रकृति, उसके गुण और प्रतिबिंबों का बनना, ये तीनों हम कहाँ अध्ययन करेंगे? ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं किसकी? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। और किन एरियाज में? नेचर ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्मेशन बाय लाइट। ये होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। अब ऑप्टिक्स पे डील करते हैं। तो देखिए ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। जैसा कि पहला बोला जाता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में बोला जाता है किरण प्रकाशिकी। क्योंकि देखिए रे ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जितने भी हम लाइट की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। अब प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज मतलब रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ये सब क्या होती है? लाइट की प्रॉपर्टीज होती है। तो उनका अध्ययन हम क्या करते हैं? किरणों के द्वारा करते हैं, रेज के थ्रू करते हैं। तो वो कहलाता है हमारा क्या? रे ऑप्टिक्स। इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स या ज्यामिति प्रकाशिकी भी बोला जाता है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। और ये होता है हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स। ये क्या होता है? हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स होता है। अब देखिए बेसिक डिफरेंस ये क्यों पढ़ रहे हैं, यहां से देखिए आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं।
तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रे ऑप्टिक्स को। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, समझिएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा मतलब वेवलेंथ होता है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दी या मच बिगर देन दी, चलिए मच बिगर देन दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। समझ आ रही है बात कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, वेवलेंथ ऑफ दी लाइट, मतलब वस्तु का आकार जो होगा वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होगा, है ना, अधिक होगा। अब थोड़ा सा यहां समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। देखिए जैसे कि मान लो एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रे निकल रही है, लाइट रे निकल रही है। अब देखिए एक लैम्डा वेवलेंथ की लाइट है और ये जो है ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिस पे मैं लाइट की प्रॉपर्टीज का क्या करूंगा, स्टडी करूंगा। समझ रहे हैं, ये वो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वो ऑब्जेक्ट है जिस पे मैं क्या करूंगा, लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करूंगा, अध्ययन करूंगा, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करूंगा, जिस वस्तु पे वो उस वस्तु का आकार जो होगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होगा। समझ रहे हैं बात को। एक लैम्डा वेवलेंथ की लाइट जो है, सपोज ये मिरर है, मिरर पे प्लेन मिरर है, वहां पे आके स्ट्राइक कर रही है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास होंगे, उस लाइट की जो प्रॉपर्टीज होगी उनकी स्टडी कर रहा हूं। तो किस पे स्टडी कर रहा हूं, मिरर पे स्टडी कर रहा हूं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, मिरर, लेंस और प्रिज्म एंड other optical instruments, अन्य प्रकाशिक यंत्र, दर्पण, लेंस, प्रिज्म और अन्य प्रकाशिक यंत्र है। यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार क्या होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। चलिए अब वेव ऑप्टिक्स में देखते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है। वेव ऑप्टिक्स में जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो नियरली कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, सपोज अब ये वेवलेंथ क्या होता है, कैसे कंपेरेबल होता है, थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे वाइट लाइट के जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं उनका अगर मैं वेवलेंथ देखूं तो 0.39 माइक्रोमीटर, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6 से लेकर 0.77 माइक्रोमीटर तक है। इस पे मैं बहुत अच्छे से और डील करूंगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे, आज ही देखेंगे उसको, कोशिश करते हैं, ठीक है, इसी लेक्चर पे। अब देखिए साइज कितना है ऑब्जेक्ट का, साइज लाइट की वेवलेंथ का साइज कितना है, इतना। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, इसी के कंपेरेबल होगा, किसमें, वेव ऑप्टिक्स में। कैसे, यंग डबल स्लिट मेथड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक्सपेरिमेंट देखा होगा। अब देखिए यंग्स डबल स्लिट मेथड, उसमें क्या होता है, एक लैम्डा वेवलेंथ की लाइट एंट्री करती है फर्स्ट पॉइंट से। ये सिंपल है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे सिलेबस में इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये सब चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा होल है, यहां एक होल है, अब ये लाइट रे एक यहां से निकली, एक यहां से निकली, ठीक है, इस पे ज्यादा डीप मत जाइएगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर वेव ऑप्टिक्स में क्या है। अब देखिए एक लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आई, फर्स्ट होल से पास हुई और दूसरा और तीसरा, मतलब ये मेन मेरा क्या हो गया, ये स्लिट, यंग्स
यंग्स डबल स्लिट मेथड, YDSM बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट मेथड ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए ये मेथड है, यंग के द्वारा, थॉमस यंग के द्वारा दिया गया। अब देखिए स्लिट इतना छोटा, स्लिट का मतलब होता है होल, छिद्र। देखिए वहां पर जो वेवलेंथ की साइज है और जो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, यहां पे होल है, स्लिट है, ठीक है। तो ये देखिए साइज दोनों की क्या है, यहां पे कंपेरेबल है, कंपेरेबल साइज है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ भाई, यहां पे बेसिक डिफरेंस क्या हुआ आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। यहां पर जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब वो ऑब्जेक्ट जिस पे हम लाइट की प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसे हम ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं यहां पर। उसका आकार जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बहुत ज्यादा अधिक है, मच बिगर देन द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। और यहां पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कंपेरेबल है किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल है। जैसे कि मैंने यहां पर बताया आपको कि वेवलेंथ यहां पर कितना होता है, ये क्या है आपका विजिबल पार्ट ऑफ लाइट, दृश्य प्रकाश है, ये विजिबल पार्ट ऑफ लाइट है, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और यहां पे हम इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है, वेव ऑप्टिक्स में भी आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की स्टडी कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है ये, इसको नोट करेंगे, ठीक है, इसको नोट करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कंपेरेबल है किसके, आपका वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और वही ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं कहां पर, नेचर ऑफ लाइट के स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और जो पीडीएफ प्रोवाइड होगा, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड होगा, यदि आप लोगों ने डेफिनेशन नहीं लिख पाया है तो वहां पर मिल जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स समझ आया होगा आप लोगों को कि ऑप्टिक्स क्या है भाई। हमारा ऑप्टिक्स जो है, दो तरह का ऑप्टिक्स होता है, एक है आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे कैसे चीजें होती है दोनों में, वो देख चुके हैं। अब देखिए जैसा कि हमने देखा था कि ऑप्टिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं, किसका स्टडी कर रहे हैं, लाइट के नेचर, प्रॉपर्टी और उसके इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि भाई रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये आगे चल के हम देखेंगे, ये लाइट की प्रॉपर्टीज है। और इमेज फॉर्मेशन जो है, जैसे मिरर आएगा, लेंस आएगा, तो वहां से हम इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट देख लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका बनता है, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे, नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। देखिए लाइट को बोला गया है कि कभी वो वेव के जैसे बिहेव करती है, मतलब तरंग के जैसे, और बोला जाता है कि लाइट समटाइम्स बिहेव्स एज पार्टिकल, समटाइम्स बिहेव्स एज पार्टिकल। जैसे न्यूटन ने बताया था, क्या बताया था भाई, न्यूटन के कार्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज अ पार्टिकल, है ना, पार्टिकल। एक छोटा सा चीज यहां पे नोट करेंगे, व्हाट इज फोटोन, फोटोन, क्योंकि न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है। ये सब थ्योरी हमको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बस एक एग्जांपल बताया मैंने कि न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज अ पार्टिकल, पार्टिकल नेचर का है, ठीक है। तो ये फोटोन क्या होता है, फोटोन इज अ पैकेट्स और बंडल ऑफ लाइट,
ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोटोन। तो फोटोन इज अ पैकेट्स और बंडल्स ऑफ लाइट। ठीक है, एक बंडल के जैसे होता है फोटोन। कैसा है, ये क्या करता है, दूसरे पे स्ट्राइक करता है और अपने ये इसकी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर रिलीज करता है। एब्जॉर्ब करता है और फिर रिलीज करता है, आगे पार्टिकल को देता है, ये फिर रिलीज करता है। तो ये है हमारे फोटॉन्स। चलिए यहां पे देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइट के नेचर की बात कर रहे हैं। तो लाइट कई बार क्या है, तरंग के रूप में बिहेव करता है। वेव के फॉर्म में कई बार वो क्या करता है, पार्टिकल के फॉर्म में। तो देखिए, इसी को बोला गया कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो कैसी प्रकृति की है, दोहरी प्रकृति की है। कैसी है भाई, दोहरी प्रकृति की है। डुअल नेचर, लाइट हैज अ डुअल नेचर। इसको नोट करेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, छोटे बड़े सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि लाइट का नेचर कैसा होता है। तो लाइट हैज अ डुअल नेचर, दोहरी प्रकृति की होती है। प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति की है। तो इसको नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं हम। अब देखिए, बात हो गई वेव्स की, बात हो गई। लाइट को यहां पे बोला जा रहा है वेव बोला जा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं वेव के बारे में। देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन है और इसी इंट्रोडक्शन से इतने आपके क्वेश्चंस जनरेट होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। चाहे आप यूपीएससी प्री ये कब तक का, 90 to 95 में ऐसे फिजिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, आजकल तो ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल वगैरह हो गया। तो ये सब में क्या है, छोटे बड़े हर एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन। जीके का क्वेश्चन मान लीजिए इसे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहां पे वेव की। मैक्सवेल ने वेव इक्वेशन दिया। मैक्सवेल ने जब वेव इक्वेशन दिया और बोला कि लाइट जो है वो कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच बिहेव्स एज विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर मतलब प्रकाश जो है, मैक्सवेल के वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और उसका नेचर कैसा है, नेचर जो है वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में है। कैसा है भाई, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसवर्स इन नेचर। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग के रूप में पाई जाती है। तो अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ वेव आ गया भाई। तो टाइप्स ऑफ वेव क्या होते हैं, तो यहां पर देखिए दो तरह के वेव पाए जाते हैं। पहला जो वेव है वो है आपका मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। क्या है भैया वो, यांत्रिक तरंग। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दो तरह के तरंग होते हैं। कैसा है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए, अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या चीजें इनको अलग करती है वो हम देखते हैं। तो देखिए, मैकेनिकल वेव की जो प्रॉपर्टी होती है, ये
पदार्थ के तीनों माध्यमों में, ठोस, तरल और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्या होती है, संचरित होती है। मैकेनिकल वेव कैन प्रोपोगेट इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई बात समझ में। अब दूसरा जो है तो एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। क्या बोला गया कि मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे पदार्थ के तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती है। कहने का मतलब ठोस, द्रव्य और आपका गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैकेनिकल वेव्स कैन प्रोपोगेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एग्जाम्पल में ले लिया हमने क्या, साउंड वेव्स। अब देखते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन आल्सो प्रोपोगेट थ्रू ऑल द थ्री मीडियम्स ऑफ मैटर, ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे का संचरण हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू और ट्रांसमिट, प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। निर्वात में भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण जो है वो संभव है। इसका क्या मतलब है, यहां पे देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या हो रहा है, यांत्रिक तरंगों का संचरण संभव है। यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रोपोगेट हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो निर्वात में भी क्या हो सकती है, संचरित हो सकती है। इसको पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं देखते, चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं लाइट, ठीक है, या एक्सरे वगैरह जो भी, ठीक है। एक्सरे भी एक तरह का क्या है, स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। अब देखिए तो दोनों में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, थोड़ा सा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स, रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। प्रोपोगेशन does not require a medium for its propagation, but मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो यहां तक समझ आया होगा कि दो तरह की तरंगे होती है, एक यांत्रिक तरंगे और दूसरा जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये किसने बताया, मैक्सवेल के जो वेव इक्वेशन है वहां से हमें पता चला कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज नेचर इज ट्रांसवर्स। विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश, जिसकी प्रकृति कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में है। इसको नोट करेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे इसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, और निर्वात में भी संचरित हो सकती है। अब देखिए निर्वात में भी संचरित हो सकती है, तो प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होगा, मैक्सिमम स्पीड
ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम। अब वो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखेंगे, ये आगे हमें बहुत जगह काम आएगा। ये क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश का वेग जो सर्वाधिक होता है वो किस पे होता है, निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, एंड इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखेंगे, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश का वेग है जो बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कहाँ पे होता है, ये वैक्यूम और एयर में होता है जहाँ पे इसे कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा। मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो निर्वात में होती है लाइट की। अब देखिए एक जीके का क्वेश्चन देखते हैं, जीके का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। हु कैलकुलेटेड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो नाम आता है साइंटिस्ट का रोमर इज द फर्स्ट हु कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ लाइट। रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश की वेग की गणना की थी, प्रकाश के वेग की गणना की थी। और ध्यान रखिएगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, ये किसने खोजा, क्या किया, उसको भूल जाइए, याद रखिए रोमर को। और ये ध्यान रखेंगे कि वो वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं थी। रोमर ने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो कुछ अलग थी। अब देखिए ये कितना हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कई बार घुमाने के लिए सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी दिया रहता है ऑप्शन में, बायो वाले प्लीज कैलकुलेशन ज़्यादा दिमाग में जोर मत डालिए। ये देखिए सिंपल 3 × 10⁵ और 10⁵, ये हो जाएगा मेरा मीटर पर सेकेंड। ये तोड़ दिया 8 को, 5 का क्या हो गया भैया, लाख हो गया, लाख में 5 जीरो होते हैं, और 10⁵ का क्या हो गया, किलोमीटर पर सेकेंड। यू कैन इमेजिन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब पलक झपकते ही वो क्या हो गई, समझ रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सन से अर्थ तक आने में भी 8 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है। तो समझ सकते हैं कि सूर्य कितने किलोमीटर दूर है। तो होप सो यहाँ तक ये जो बेसिक था यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब इसको नोट करिए और ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, निर्वात में भी संचरित हो सकती है। और प्रकाश की वेग की गणना किसने की थी, सर्वप्रथम रोमर ने की थी। और मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर और वैक्यूम दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यांत्रिक तरंगों का ध्यान रखेंगे कि रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, संचरण के लिए यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने समझ लिया कि भैया लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी देखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, हेडिंग डाल लेंगे भैया, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के बारे में देखते हैं कि क्या होता है ये। हेडिंग डाल लें, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के बारे में देखते हैं। अब देखिए क्या देखने वाले हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इसमें। विद्युत चुंबकी वर्णक्रम। अब देखिए ये है क्या वर्णक्रम? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम वह चीज है, मतलब एक सीरीज है जिसमें क्या किया जाता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के अनुरूप उन्हें एक सीक्वेंस में घटते या बढ़ते क्रम में जमाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, पहले देखेंगे, बनाएंगे नहीं। ये जो चीज दी हुई है ये आपका जो वेवलेंथ है ये इधर होगा, इस एक्सिस में होगा। वेवलेंथ किधर बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये किस में होगा, यूनिट ध्यान रखेंगे माइक्रोमीटर में रहेगा। यूनिट किस में रहेगा, आपका माइक्रोमीटर में रहेगा। वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। तो लेफ्ट से शुरू करते हैं, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रो वेव्स, रेडियो एंड टीवी वेव्स। और 10 टू द पावर 9 के बियॉन्ड यदि हम जाते हैं तो हमें वहां पर मिलेगा इलेक्ट्रिकल पावर वेव्स। इतना सब चीज कुछ याद नहीं रखना है, सीक्वेंस याद रखना है भाई। सीक्वेंस पूछता है, जब दे दिया रहेगा आपको क्वेश्चन कि भैया एक्स रे आपका हो गया, गामा रे, और आपका दे दिया रहेगा यूवी रेस, विजिबल लाइट, ये दे दिया रहेगा। बोलेगा कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में उनके तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग उनको जमाइए, है ना। तो ध्यान रखिएगा कितना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पे बताऊंगा कि कितना है, याद किसको रखना है, वैल्यू। तो देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वहां मैं लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, इस पार्ट को छोड़ते हैं अभी, फिर इंफ्रारेड रेस। उसके बाद देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, तो रे क्या हो रहा है, वेव्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये माइक्रोवेव्स जो हम घरों पे माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं ये वही है। फिर आपका रेडियो एंड टीवी वेव्स, और फिर बाद में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर वेव। कहां से, 10 टू दी पावर 9 माइक्रोमीटर के यदि हम ऊपर जाते हैं, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल पावर वेव्स मिलेगा। वैसे ही गामा रेस के अगर नीचे जाते हैं 10 टू दी पावर 9, असल में ये 10 टू दी पावर 7 से ही चालू हो जाता है, 10 टू दी पावर -7 से शुरू हो जाता है क्या मेरा, कॉस्मिक रेस। इसको ध्यान रखेंगे कि कॉस्मिक रेस किसके बियॉन्ड जाने पर होता है, 10 टू द पावर -7 के, और किसके बियॉन्ड जाने पर, गामा रेस के। अब देखिए ये जो सेक्शन मैंने छोड़ा है, ये सेक्शन यदि मैं देखूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो उसका ये इतना सा हिस्सा है। यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए इसको मैंने बहुत बड़ा बनाया है। ये एकदम छोटा सा पार्ट है,
बहुत ही छोटा सा पार्ट है। कितना छोटा सा, और ये पार्ट क्या है, हमको स्टडी, हमारी जो स्टडी जो फोकस है वो कहाँ पर फोकस्ड है, यहीं पर। इसे बोला जाता है, इस सेक्शन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस सेक्शन को बोला जाता है विजिबल लाइट। क्या बोला जाता है, विजिबल लाइट, या बोलिए दृश्य प्रकाश। क्या बोला जाता है, विजिबल पार्ट ऑफ लाइट, जो कि 7 कलर्स में डिवाइडेड है। सेवन कलर्स में डिवाइडेड है। ये देखिए 7 कलर्स में डिवाइडेड है। कहाँ से, इंफ्रारेड के पहले और यूवी रेस के बाद में शुरू होता है क्या, हमारा स्पेक्ट्रम का कौन सा पोर्शन, विजिबल लाइट वाला पोर्शन शुरू होता है। अब 2017 में यहां से क्वेश्चन आया कि जो व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ लाइट इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए ये शुरुआत होती है 0.39 माइक्रोमीटर से लेकर 0.77 माइक्रोमीटर। ये आयोग का आंसर है भैया, ध्यान रखेंगे। आयोग ने इसको ये लिया है, इसीलिए हम ना एनसीईआरटी वाले चीज को यहां लिख रहे हैं, ना ही आपका जो एक्चुअल होता है। जैसे कि इंजीनियर्स, यदि कोई देख रहा होगा मैकेनिकल इंजीनियर, तो ध्यान होगा जहां हम हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ते हैं, एचएमटी पढ़ते हैं 8th सेमेस्टर में, वहां पर रेडिएशन फिनोमिना आता है। रेडिएशन की फिनोमिना जो आती है, वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे रेडिएशंस हमको पढ़ने होते हैं वहां पे। तो वहां पर दिया रहता है कि 0 पॉइंट, जितने भी इंडिया में या इंटरनेशनल जितने भी बुक्स हैं, सभी में आप देखेंगे कि जो विजिबल पार्ट है उसका जो रेंज है वो 0.36 माइक्रोमीटर से लेकर 0.78 माइक्रोमीटर तक होता है। अच्छा ये बताइए कि माइक्रोमीटर बोल रहा है और कितना डिफरेंस है, ये है 0.03 डिफरेंस इनके और इसके बीच में जो एक्चुअल होता है। तो कितना डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस होगा भाई, 10⁻⁻⁶ मीटर। बाप रे, ये तो बहुत ही छोटा है ना। तो इस पे नहीं जाएंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। आयोग ने आंसर ये लिया है। और एनसीईआरटी क्या बोलता है भाई, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स, ऐसा ही कुछ बोलता है, ऐसा ही कुछ बोलता है। तो वहां पे नहीं जाएंगे, हमारा आयोग ने जो आंसर लिया है हम उस पर फोकस करते हैं। 0.39 माइक्रोमीटर टू 0.77 माइक्रोमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ 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 बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये जो चीज़ है, ये जो रेंज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। इसको याद रखेंगे कि भाई कहाँ से शुरू हुआ है। ये हो गया वायलेट का, और ये हो गया आपका रेड का, ये हो गया आपका रेड का। तो इसको नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट करेंगे। और एक कन्वर्जन लिख लेंगे, एक कन्वर्जन लिख लेंगे। कई बार कन्वर्जन भी पूछा जाता है कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻10 मीटर और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर। इतना सफिशेंट है। तो अब देखिए, अब डेफिनेशन जो है, अब पहुंच गए कहाँ, हायर ऑप्टिक्स में पहुंच गए। क्लास 6 से हम लोग लाइट पढ़ते आ रहे हैं। तो लाइट में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन भैया अब बदल गई स्थिति। कैसी बदल गई यहां से डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, आप लाइट का डेफिनेशन क्या देंगे, दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, that part of electromagnetic spectrum due to which we are able to see various objects। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का वह भाग जिसकी
जिसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। तो क्या करेंगे भैया, ये डेफिनेशन को लिख लेंगे। ये डेफिनेशन आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, तो लिख लेंगे कि, चलिए इंग्लिश में लिखिए, डेड पार्ट ऑफ लाइट के बारे में लिख रहे हैं, डेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी डिफरेंट sorry, due to which we are able to see various objects, that part of electromagnetic spectrum due to which we are able to see various objects, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का वह भाग जिसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इतना नोट करेंगे, और जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वहीं से हमारे कई सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पूरा नोट करिए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपका जो वेव्स वाला जो पार्ट था, तो इतने को नोट करेंगे। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी, उस पे हम प्रॉपर्टीज से शुरू करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से शुरू करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से शुरू करेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। और देखते जाएंगे कि एक दूसरे से टॉपिक्स कैसे इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि पीडीएफ में देखिए भाई, पीडीएफ में जो आप लोगों को नोट्स मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, ना ही आपके जो सिलेबस में जैसे चीज़ें दी हुई है, मैं क्या करूँगा, चीज़ों को इंटरलिंक्ड करके ऐसे इंटरलिंक्ड करूँगा कि हमारा सिलेबस कम से कम समय में पूरा कंप्लीट हो पाए, और बहुत ही अच्छे से उस सिलेबस में हम क्या कर पाए, अपना कमांड बना पाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, कैसे, कंफ्यूज मत हुइए, फॉर एन एग्जांपल रिफ्लेक्शन के बाद मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, रिफ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू पीडीएफ जैसे मैंने दिया है आप देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन के बाद मुझे पढ़ाना चाहिए रिफ्रैक्शन, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको मिरर। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन फिनोमिना ही तो काम करेगा कहाँ पे, मिरर पे। उसके बाद जैसे हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लेंस। तो चलिए एक काम करिए, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये था आपका 10⁻⁻⁹। इसको यूनिट को याद रखेंगे, माइक्रोमीटर है ये, नोट करिए इसको।